इतने विशाल संगठन में हम्म जब कोई नियम तोड़ता है या मान लीजिए कोई गलती होती है, तो आखिर होता क्या है? हम्म क्या किसी को भी बस यूं ही नौकरी से निकाला जा सकता है? हम्म मतलब अनुशासन बनाए रखने की ये जो प्रक्रिया है, ये असल में है क्या? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये लाखों कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ा है। और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं। किसी को यूं ही नहीं निकाला जा सकता। इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित, एक कह सकते हैं कि कानूनी ढांचा है। और आज हम उसी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यह है रेलवे सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968। हमारा मकसद इन नियमों को रटना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, छोटे बड़े दंड में क्या फर्क है, और ये पूरा सिस्टम न्याय कैसे सुनिश्चित करता है। हाँ, और ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है। ये एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में है। तो चलिए इसको शुरू से समझते हैं। मान लीजिए एक रेलवे कर्मचारी पर कोई आरोप लगता है। सबसे पहले क्या होगा? देखिए, सबसे पहले उसके हाथ में आएगा एक आरोप पत्र, जिसे अंग्रेजी में चार्ज मेमो कहते हैं। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा। और इसी आरोप पत्र के आधार पर तय होता है कि मामला कितना गंभीर है। तो यहीं पर वो दंड के प्रकार वाली बात आती होगी, लघु और गंभीर दंड। एकदम सही। नियम 6 इन दंडों को साफ साफ दो हिस्सों में बांटता है। लघु दंड यानी माइनर पेनल्टीज, और गंभीर दंड यानी मेजर पेनल्टीज। और ये बंटवारा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से तय होता है कि आगे की प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल होगी। ठीक है, तो पहले इन लघु दंडों को समझते हैं। ये किस तरह की गलतियों के लिए होते हैं? ये आमतौर पर छोटी मोटी चूकों के लिए होते हैं, जैसे निंदा या सेंजो, जो एक तरह से आपकी सर्विस रिकॉर्ड पर एक औपचारिक चेतावनी की तरह है। ओके, एक वार्निंग। हाँ, हम्म। या फिर आपकी पदोन्नति कुछ समय के लिए रोक देना, या अगर आपकी वजह से रेलवे को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसकी आपके वेतन से रिकवरी करना। इसमें एक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट्स रोकने का भी जिक्र है। एक मिनट, ये तो सुनने में काफी गंभीर लगता है। वेतन वृद्धि रोकना, इसे लघु दंड में क्यों रखा गया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पेच है। ये दंड बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के होता है। बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट? इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कार रेस में आपको एक लैप के लिए धीमा चलने को कहा गया हो। हम्म। जैसे ही वो लैप पूरा होता है, आप वापस अपनी पूरी रफ्तार पर आ जाते हैं। बाकी रेस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आपकी पिछली पोजीशन बनी रहती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब सजा की अवधि खत्म होते ही कर्मचारी का वेतन वापस उसी लेवल पर आ जाता है जहां वो बिना सजा के होता। बिल्कुल। भविष्य की वेतन वृद्धियों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए ये एक लघु दंड है। ये एक अस्थायी झटका है, स्थायी नुकसान नहीं। तो ये तो हुई वो गलतियां जिनके लिए एक तरह से हाथ पर स्केल से मारा जाता है। लेकिन उन बड़ी गलतियों का क्या जिनकी वजह से किसी का करियर ही दांव पर लग सकता है? यहीं से हम गंभीर दंड यानी मेजर पेनाल्टीज के क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ नियम और परिणाम दोनों ही बहुत बहुत गंभीर हो जाते हैं। जैसे कि? इसमें पहला है किसी कर्मचारी को निचले पद, ग्रेड या वेतनमान पर उतार देना, जिसे पदावनति कहते हैं। फिर आती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति या कंपल्सरी रिटायरमेंट। और आखिर में वो दो दंड आते हैं जो शायद किसी भी कर्मचारी के लिए सबसे बुरे सपने जैसे होंगे: सेवा से हटाना और सेवा से बर्खास्त करना। हाँ, मुझे तो हमेशा लगता था कि हटाना और बर्खास्त करना मतलब रिमूवल और डिसमिसल एक ही बात है। क्या इनमें सच में कोई फर्क है? ये सिर्फ फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। और ये समझना बहुत जरूरी है। सेवा से हटाना या रिमूवल का मतलब है कि आपको मौजूदा नौकरी से निकाल दिया गया है। जो कि बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। लेकिन आप भविष्य में किसी और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। और बर्खास्त की या डिसमिसल? डिसमिसल एक तरह से आपके सरकारी करियर पर आजीवन प्रतिबंध है। अगर किसी को बर्खास्त किया जाता है तो वो भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य हो जाता है। अरे बाप रे। तो एक युवा कर्मचारी के लिए ये एक अस्थायी हार और करियर की समाप्ति के बीच का अंतर है। तो ये सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं है। रिमूवल एक बड़ी चोट है, लेकिन डिसमिसल एक तरह से करियर का अंत है, कम से कम सरकारी क्षेत्र में। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। हाँ, और प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ा अंतर है।
लघु दंड के लिए आमतौर पर कोई औपचारिक जांच नहीं होती। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला लेता कौन है? ये दंड देने का अधिकार आखिर किसके पास है? इसके लिए नियम 7 में अनुशासनित प्राधिकारी यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या डीए को परिभाषित किया गया है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल और महत्वपूर्ण है। क्या है वो? सिद्धांत ये है कि किसी कर्मचारी को गंभीर दंड देने वाला अधिकारी कम से कम उसके नियुक्ति प्राधिकारी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पद का या उससे ऊंचे पद का होना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, मतलब जिसने आपको नौकरी दी है उससे छोटा कोई अधिकारी आपको नौकरी से निकाल नहीं सकता। आपने एकदम सही समझा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। हाँ, लघु दंड देने के लिए किसी निचले अधिकारी को भी अधिकृत किया जा सकता है, पर गंभीर दंड के लिए ये सीमा बहुत स्पष्ट है। और क्या कार्रवाई शुरू करने वाला और अंतिम दंड देने वाला अधिकारी एक ही होता है हमेशा? जरूरी नहीं। नियम 8 कहता है कि कार्रवाई कोई भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी शुरू कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वो सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी का ही होगा। मतलब एक्शन कोई और शुरू कर सकता है, पर फाइनल सजा वही देगा जिसके पास पावर है। बिल्कुल। ठीक है, अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसे आपने सिस्टम का दिल बताया था, नियम 9 के तहत होने वाली जांच। ये तो सुनने में किसी मिनी ट्रायल जैसा लगता है। ये असल में एक मिनी ट्रायल ही है, और ये प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ये सिर्फ एक फैंसी कानूनी शब्द तो नहीं है? रेलवे जैसे संगठन में ये इतना जरूरी क्यों है? नहीं, ये बिल्कुल भी फैंसी शब्द नहीं है। सोचिए, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। लाखों कर्मचारी हैं। बिना एक मजबूत निष्पक्ष प्रक्रिया के कर्मचारियों का भविष्य व्यक्तिगत पसंद नापसंद या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता था। सही बात है। ये नियम उस मनमानी पर लगाम लगाता है और ये पक्का करता है कि हर किसी को अपना बचाव करने का पूरा मौका मिले। तो इस ट्रायल में होता क्या है? किरदार कौन कौन होते हैं? तो यहाँ एक तरह का कोर्टरूम ड्रामा होता है। अच्छा। आरोप पत्र मिलने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी एक जांच अधिकारी यानी इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करता है, आयो। जो जज की तरह होगा। हाँ। एक तरह से जज की तरह, जो निष्पक्ष होकर सबूतों की जांच करता है। फिर एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है, जो सरकारी वकील की तरह रेलवे प्रशासन का पक्ष रखता है और आरोपों को साबित करने की कोशिश करता है। और आरोपी कर्मचारी, उसका क्या? आरोपी कर्मचारी को अपना बचाव करने, अपने गवाह लाने और प्रशासन के गवाहों से जिरहा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा अधिकार होता है। वो चाहे तो अपनी मदद के लिए किसी दूसरे रेल कर्मचारी को बचाव सहायक के तौर पर भी रख सकता है। अच्छा, तो जांच पूरी होने के बाद आईओ यानी जज साहब क्या करते हैं? आईओ दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें वो अपना निष्कर्ष देते हैं कि कौन से आरोप साबित हुए और कौन से नहीं। ये रिपोर्ट फिर डीए को भेज दी जाती है, जो अंतिम फैसला लेता है। पर ये अंतिम फैसला बस एक कागज पर लिख कर दे दिया जाता होगा कि आपको दोषी पाया गया, ये आपकी सजा है? नहीं, यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब बोलने वाला आदेश? हाँ, इसे स्पीकिंग ऑर्डर इसीलिए कहते हैं क्योंकि आदेश को खुद बोलकर ये बताना होता है कि ये फैसला क्यों लिया गया। वो एक मूक एक लाइन का फरमान नहीं हो सकता। अच्छा। उसे अपनी पूरी कहानी बतानी होगी। आरोप क्या था, सबूत क्या मिला, जांच में क्या पाया गया और इस आधार पर ये सजा क्यों दी जा रही है। ये तो पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कर्मचारी को पता चले कि उसे सजा क्यों मिली। बिल्कुल। ये तो हुई गंभीर दंड की लंबी प्रक्रिया। लघु दंड के मामले में क्या होता है? क्या वहां भी इतना ही ड्रामा होता है? नहीं नहीं, नियम 11 के तहत लघु दंड की प्रक्रिया बहुत सरल है। कर्मचारी को आरोपों का एक ज्ञापन दिया जाता है, वो अपना लिखित जवाब देता है और डीए उसी के आधार पर फैसला ले लेता है। मतलब कोई जांच अधिकारी नहीं, कोई गवाह जिरा नहीं। तो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, क्या अनुशासनिक प्राधिकारी यानी डीए को वो रिपोर्ट माननी ही पड़ती है? बिल्कुल नहीं। और यही इस प्रक्रिया में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। नियम 10 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी एक सुपर जज की तरह है। वो आयोग की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो आयोग के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत, आंशिक रूप से सहमत या पूरी तरह असहमत भी हो सकता है। अगर डीए असहमत हैं तो मान लीजिए आयोग कहता है कि कर्मचारी निर्दोष है, लेकिन डीए को लगता है कि वो दोषी है,
तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में डीए सीधे सजा नहीं दे सकता। उससे पहले एक असहमति नोट यानी डिसएग्रीमेंट नोट जारी करना होगा। असहमति नोट? हाँ, ती नोट यानी डिसएग्रीमेंट नोट जारी करना होगा। असहमति नोट? हाँ, इस नोट में उसे विस्तार से कारण बताने होंगे कि वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत क्यों है। ये नोट कर्मचारी को दिया जाता है और उसे इस पर अपना जवाब देने का एक और मौका मिलता है। वाह, ये तो पारदर्शिता और न्याय का एक और स्तर है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत लंबी और तनावपूर्ण लगती है। एक कर्मचारी के लिए महीनों या सालों तक इस जांच से गुजरना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होता होगा। निश्चित रूप से। इसीलिए इन प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया जाता है। अब कुछ और स्थितियों को देखते हैं। जैसे? मान लीजिए एक ही घटना में कई कर्मचारी शामिल हैं, तो क्या सबके लिए अलग-अलग कोर्टरूम ड्रामा चलेगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। नहीं, उसके लिए नियम 13 में साझा कार्यवाही यानी कॉमन प्रोसीडिंग्स का प्रावधान है। एक ही जांच होती है, एक ही आईओ और पीओ होते हैं। लेकिन सजा? हाँ, जब सजा तय करने की बारी आती है तो हर कर्मचारी की व्यक्तिगत भूमिका और जिम्मेदारी को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँक दिया जाए। ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जहां ये पूरी जांच प्रक्रिया, ये कोर्टरूम ड्रामा, ये सब कुछ दरकिनार कर दिया जाए और किसी को सीधे गंभीर दंड दे दिया जाए? हाँ, एक ऐसी असाधारण स्थिति के लिए नियम 14 बनाया गया है। लेकिन मैं इस पर जोर देना चाहूंगी कि ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ब्रह्मास्त्र? हाँ, जिसका इस्तेमाल केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जा सकता है। मतलब बिना जांच के नौकरी से निकाला जा सकता है? ये तो बहुत खतरनाक लगता है। इसका तो दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल, और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सख्त शर्तें हैं। नियम 14 का इस्तेमाल सिर्फ 3 स्थितियों में हो सकता है। क्या है वो 3 स्थितियां? पहला, जब जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव ही ना हो और इसका कारण लिखित में देना होगा। दूसरा, जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो। और तीसरा, जब राष्ट्रपति या महाप्रबंधक को लगे कि सार्वजनिक हित में जांच न करना ही बेहतर है। तो ये कोई भी अधिकारी अपने मन से नहीं कर सकता? कतई नहीं। इसके लिए लिखित में कारण दर्ज करना और राष्ट्रपति या महाप्रबंधक मतलब जीएम जैसे उच्चतम स्तर के प्राधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। अच्छा, तो इस पे भी एक चेक एंड बैलेंस है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि इस शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल मनमाने ढंग से न हो। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि रेलवे में अनुशासन की प्रक्रिया सिर्फ सजा देने की मशीन नहीं है। नहीं। ये प्राकृतिक न्याय, पारदर्शिता और अपना पक्ष रखने के अधिकार जैसे सिद्धांतों पर बनी एक गहरी और सोची समझी व्यवस्था है। इसका मूल सार यही है, निष्पक्षता। स्पीकिंग ऑर्डर्स, असहमति नोट और जांच का अधिकार ये सब सुनिश्चित करते हैं कि फैसला मनमाना ना हो बल्कि तर्कों और सबूतों पर आधारित हो। सही बात है। और सेवा से हटाना बनाम बर्खास्त करने का जो अंतर हमने समझा वो ये दिखाता है कि सिस्टम सुधार का मौका देने और करियर को पूरी तरह खत्म करने के बीच की रेखा को भी पहचानता है। ये एक बहुत ही संरचित एक कानूनी प्रक्रिया को दिखाते हैं। तो एक सवाल उठता है, इस तरह की औपचारिक प्रणाली, संगठन के अनुशासन की जरूरत और एक व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों और इरादों के मानवीय तत्वों के बीच संतुलन कैसे बनाती है? असल जिंदगी में कानून के शब्द और कानून की आत्मा का मिलन कहाँ और कैसे होता है?